आई एम रवि जैन। टुडे आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले आप लीनियर प्रोग्रामिंग के तीनों पार्ट देखिए और आज हमारा ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम एक और क्वेश्चन देखेंगे बुक का, जो कि उन्होंने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व किया है और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, बट हम इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम क्या है कि ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स cricket bats and chess sets. Each cricket bat gives a profit of rupees 2 and chess set gives a rupees profit of 4. और उसके बाद कुछ क्रिकेट बैट बनाने में तीन वर्कशॉप्स हैं। उनमें क्रिकेट बनाने में 4 आवर्स लगते हैं। एक क्रिकेट बनाने में वर्कशॉप 1 के और वर्कशॉप 2 के 2 आवर लगते हैं। वर्कशॉप 3 के कोई आवर नहीं लगते। और जो चेस सेट है उसको बनाने में वर्कशॉप 1 के 6 आवर्स लगते हैं, वर्कशॉप 2 के 6 आवर लगते हैं, वर्कशॉप 3 के 1 आवर लगता है। वर्कशॉप 1 के टोटल 120 आवर है अवेलेबल पर डे। वर्कशॉप 2 में 72 आवर्स तक काम किया जा सकता है। वर्कशॉप 3 में 10 आवर्स तक काम किया जाता है। कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, हाउ मेनी क्रिकेट बैट्स एंड चेस सेट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड पर डे। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसकी एलपी प्रॉब्लम वो बनानी पड़ेगी फॉर्मूलेशन। तो एलपी के फॉर्मूलेशन में 3 चीजें हैं। पहले तो आपको पता लगाना है कि क्या डिसीजन वेरिएबल है। तो डिसीजन वेरिएबल हमारे को पता है सिंपल कि हमारे को कितने क्रिकेट बैट्स बनाने हैं और कितने चेस सेट बना रहे हैं। तो डिसीजन वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, अपन ने नाम दे दिया बी का मतलब हो गया बैट्स और सी का मतलब हो चेस सेट्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे डिसीजन वेरिएबल्स। दूसरी चीज है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, हमारा जेड, जिसको अपन जेड से बोलते हैं। वो जेड क्या है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा, एक बेट में कितना प्रॉफिट है, हमने ये इसमें देखिए आप कि एक बेट में हमारा प्रॉफिट है 2 रुपये और चेस सेट में है 4 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो हमारे पास जो मैक्सिमाइज है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एक बेट में 2 रुपये का, तो 2B टोटल प्रॉफिट अगर B बेट बनते हैं और C सेट्स बनते हैं तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे को जो मैक्सिमाइज है प्रॉफिट जेड वाला वो ये हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रेंट्स, जो तीसरी चीज होती है हमारी कोई भी एलपी मॉडल में। तो हमारे को वर्कशॉप 1, वर्कशॉप 2, वर्कशॉप 3 इसके कंस्ट्रेंट है। वर्कशॉप 1 में आपके पास 120 आवर्स है। वर्कशॉप 1 में आपके पास 120 आवर्स है, तो 4 तो बेट में लगेंगे और 6 चेस सेट में लगेंगे। तो ये ऐसे ही ये हो जाएगा 4B + 6C शुड बी लेस देन इक्वल टू 120, 2B + 6C लेस देन इक्वल टू 72 और ये हो जाएगा 0B + 1C लेस देन इक्वल टू 10। ये कंस्ट्रेंट हो जाएंगे तीनों हमारे पास। तो ये क्या कंस्ट्रेंट को अपन लिख सकते हैं 4B + 6C लेस देन 120। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2B + 3C लेस देन इक्वल टू 60। एक ये हो गई। एक हमारे पास दूसरा कंस्ट्रेंट वर्कशॉप 1 का है। वर्कशॉप 2 का जो कंस्ट्रेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2B + 6C लेस देन इक्वल टू 72। आप पीछे वाले पे स्लाइड पे जाके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा B + 3C लेस देन इक्वल टू 36। वर्कशॉप 3 का कंस्ट्रेंट हो जाएगा हमारे पास 0B + 1C शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा C शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारे पास तीसरा कंस्ट्रेंट हो जाएगा। कुछ कंस्ट्रेंट हमारे नॉन नेगेटिविटी के कंस्ट्रेंट होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। वो क्या होगा, B क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, तो ये 4, और CB क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, ये 5। तो ये टोटल 5 इनइक्वालिटी वाली कंडीशंस बन गई और हमें क्या करना है, जेड को मैक्सिमाइज करना है। तो अब इनको सोल्व करते हैं अपने सिंपल मेथड से। तो जो हमारे पास जो एलपी मॉडल था वो क्या था, वो अब लिख लेते हैं। वो एलपी मॉडल हमारा होगा z इक्वल टू 2B + 4C। इसको मैक्सिमाइज करना है। और हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है,
इक्वेशन 1 हमारे पास है 2b प्लस 3c शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। दूसरी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, b प्लस 3c शुड बी लेस देन इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, c शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, b ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0 5। तो पहले हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं 1 एंड 2 को। जब आप 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो b बराबर क्या आएगा, 1 और 2 को इक्वल मान के जब आप सोल्व करेंगे इन दोनों लाइनों का क्रॉस पॉइंट आएगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पता होता है कॉर्नर पॉइंट पे लाई करते हैं, पर जो सारे कॉर्नर पॉइंट में जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जेड आएगा वो आंसर है। पर क्या होता है कि कुछ कॉर्नर पॉइंट हमारे पास, जो कुछ कॉर्नर पॉइंट ऐसे भी होंगे जो कि इनफिजिबल स्पेस में होंगे, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। तो 1 और b को 2 को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा b और c, ये आ जाएंगे 24 और 4। आप देख लीजिए कि 24 और 4। तो इसमें इस केस में जो z आएगा, z बराबर क्या आएगा 2। ये क्या थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है फोर्थ को, क्योंकि फोर्थ को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि c लेस देन 10, 4 लेस देन 10 है, b भी ग्रेटर देन 0, c भी 10। तो z मतलब बाकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1 और 2। और z बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 24 प्लस 4 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 64। अब आप 1 और 2 को 1 ऐसे ही 1 एंड 3 को सोल्व करिए। जब 1 एंड 3 को सोल्व करेंगे तो b बराबर आएगा 15 और c बराबर क्या आएगा 10। b बराबर 15 तो c बराबर 10। तो 1 और 3 को सोल्व करेंगे, पर क्या ये थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप b बराबर 15 रखेंगे प्लस 30 तो 30 प्लस 15 हो जाएगा 45 लेस देन 36 नहीं है। तो ये हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो लाई नहीं कर रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई टू। तो ये क्या है, फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास हम सोल्व करेंगे 1 एंड 4 को। तो हमारे पास जब 1 एंड 4 को आप सोल्व करेंगे तो b बराबर 0 और तो c बराबर 20। पर ये क्या करेगा, b बराबर 0 c, पर ये जो वापस से किसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ये 2 को। आप रखिए देख लीजिए 2 में, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 36, वो 60 लेस देन 36 नहीं है, तो डज नॉट सेटिस्फाई 2। तो ये भी नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। फिर आप 1 एंड 5 को रखिए, 1 एंड 5 का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो c है वो 0 हो जाएगा और b बराबर क्या हो, b बराबर कितना हो जाएगा 30, b बराबर 30। ये क्या 1 एंड 5 2 को सेटिस्फाई करता है, 2 में रख के देखिए b बराबर 30 कर रहा है, c बराबर c लेस देन 10 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब फिजिबल है। तो z निकाल के देखते हैं, तो z बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 30, c तो 0 है तो ये 60 हो जाएगा। तो अभी तक z मैक्सिमम 40 आया है। अब आप करते हैं 2 से स्टार्ट, 2 के सॉल्यूशन। तो 2 का 1 के साथ तो हो ही चुका है, तो 2 एंड 3 को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा b बराबर 6 और c बराबर 10, b बराबर 6 और c बराबर 10। आप रख के देख लीजिए, b बराबर 6 प्लस 3 इंटू 10 36 और 3 को ये 3 c बराबर 10। तो इसको अगर आप z में रखेंगे, क्या 1 सेटिस्फाइड है, 1 में रखेंगे तो 2 इंटू 6 12 प्लस 30 लेस देन 60 सही है। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है 2 एंड 3। तो z बराबर, अब इसमें z बराबर क्या आएगा 2 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 52। ऐसे 2 का 4 के साथ आप निकालेंगे, तो 2 का 4 के निकालेंगे b बराबर 0 और c बराबर 2 एंड 4, तो b बराबर 0 c बराबर 12, c बराबर 12। तो क्या ये 2 एंड 4 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 में जब आप रखेंगे तो 1 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3 इंटू 36 रहेगा। 2 को सेटिस्फाई 2 को तो करेगा ही, 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि c क्या होना चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए, तो डज नॉट सेटिस्फाई 2, डज नॉट सेटिस्फाई 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉट फिजिबल। फिर इसके बाद 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्यों से,
कि 5 तो 0 है, सी बराबर 0, तो 2 में रखेंगे 3, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 36। क्या ये फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। डज नॉट सेटिस्फाई 1, तो ये क्या हो जाएगा नॉट फिजिबल। ऐसे हमारे पास रहेगा 2 से चल लिया, अब 3, तो 3 1 और 2 से तो दोनों से तो हो ही चुका है, तो 3 and 4, तो इधर हम कर लेते हैं 3 and 4। तो जब 3 and 4 को सोल्व करोगे तो आप क्या आएगा, ये b बराबर तो 0 लेना पड़ेगा और c बराबर 10 लेना पड़ेगा। क्या ये 1 को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। ये क्योंकि 10 into 3 30 लेस देन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है। 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सही है, फिजिबल हो सकता है। क्या z निकाल के देखो तो z बराबर क्या आएगा 4 into 10 40। अब हमारे पास जो 3 and 4 हो गया, उसके बाद अपन देख लेते हैं 3 and 5। तो 3 and 5 तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 3 तो बोलता है c लेस देन 10 होना चाहिए, 5 बोलता है, तो दोनों लाइनें तो क्रॉस नहीं करेगी। c ग्रेटर देन 0, तो कुछ भी हो सकता है c, तो फिर पर वो बाकी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब तो आपने ऑब्जर्व किया कि z जो मैक्सिमम आ रहा है 64 पे आ रहा है, जो 1 और 2 को निकालने में मतलब बेट्स हमें बनाने चाहिए 24, और जो मैं चेस सेट्स बनाने चाहिए 4, और उसके में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमारा 64। इसी के साथ हमारा ये कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ। अब जब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इनको सोल्व करने के लिए ऑप्शन की हेल्प लेनी है। इतना लंबा हमें प्रोसेस किया उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एग्जाम में सोल्व करने के लिए आएगा तो वो सिंप्लेक्स मेथड का तो आ नहीं सकता, सब्जेक्टिव तो पेपर है नहीं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको जो हेल्प लेनी पड़ेगी वो किसकी लेनी पड़ेगी, सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो जो आपको जो हेल्प लेनी है वो उसके लिए कोई मेथड्स की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सोल्व कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।